Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of Indian polity. Indian polity की सीरीज हमारी चल रही थी, हमने बेसिक्स इसके बारे में पढ़ लिया था. Now from today I am going to start with the constitution and the articles which are there in our Indian constitution. हमारे आर्टिकल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, एक एक करके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है विच वी हैव टू स्टडी फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर एनी स्टेट एग्जामिनेशन, वो सारे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं. वो सारी चीज़ क्या है वो हम देखते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में, भारत और उसकी टेरिटरीज के बारे में. फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन के अंडर पहला आता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यहां पर दो क्लॉज मिलते हैं हमें. एक मिलता है इंडिया दैट इज भारत एंड वन मोर इज यूनियन ऑफ स्टेट. सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इंडिया दैट इज भारत? भाई किसी भी देश के आपने सुने होंगे एक ही नाम है, बट इंडिया एज इट्स यूनिक नेचर, इंडिया के नाम भी दो हैं. एक है इंडिया, दूसरा है भारत. बिकॉज while making the Indian Constitution, Indian Constituent Assembly जो थी, they were debating कि भारत का नाम क्या रखना चाहिए, मतलब इंडिया का, हमारे देश का इंडिपेंडेंट इंडिया जो बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए. तो there were several names proposed by the Constituent Assembly members of the Constituent Assembly के द्वारा कई सारे नाम को प्रपोज किया गया. कुछ लोगों ने कहा भारत नाम रखो. क्यों? क्योंकि भारत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल नाम है, सो व्हाई नॉट टू टेक इट एज अ भारत. कुछ लोगों ने इंडिया कहा, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने क्या बोल दिया, दैट दिस नेम इज given to us in the colonial period by the Britishers. कुछ लोगों ने ये बोल दिया. Some people said take his name as Hindustan, some said Hind, कुछ लोगों ने UN, कुछ लोगों ने कहा यूनियन ऑफ इंडिया सेकुलर स्टेट, UISR, सॉरी, ठीक है. तो ये सारे नाम प्रपोज हुए अलग अलग लोगों के द्वारा. बट फाइनली व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो नाम लिख दिए, भारत, इंडिया दैट इज भारत. इफ यू वांट टू स्पीक इंडिया यू कैन स्पीक इंडिया. इफ यू फील टू स्पीक भारत एज अ गुड नेम फॉर इंडिया, आप भारत नाम भी ले सकते हैं. मतलब भारत भी इसका नाम है, इंडिया भी इसका नाम है. फाइन. देन शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों जोड़ा गया? सो फॉर दिस, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेड नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारी जो स्टेट्स थे, देवर अंडर कॉलोनियल पीरियड, देवर अंडर ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर के अंदर वो बहुत सारे स्टेट्स थे. वहां के कुछ स्टेट्स ने चाहा कि भैया हमको भी क्या मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. फॉर दैट दे हैव रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड फाइनली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका गॉट द इंडिपेंडेंस. आउट ऑफ विच 13 स्टेट्स मिले साथ में, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग क्या बनते हैं, एक नया स्टेट बनाते हैं, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक नई कंट्री बना देते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट Remember, those 13 colonies were independent as well as sovereign. वो 13 की 13 colonies जो थी वो independent भी थी, वो sovereign भी थी. So that particular time उन लोगों ने क्या कहा, वो लोग एक जगह बैठे and they were discussing that what we have to do, and finally they have made their constitution. और उन्होंने अपना एक constitution बनाया जो कहाँ पे हुआ था? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, जो कि हुआ गया था कब? In the famous Philadelphia Convention which was happened in 1789 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया. वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था विच वाज पास्ड बाय अमेरिका, गेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फाइन. तो BR अम्बेडकर साहब ने कहा कि इंडिया रिमेन इंडिया. इंडिया बहुत पहले से नाम है और इंडिया अभी भी इंडिया ही रहेगा. इट इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट. हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. हमारे यहाँ भारत था और भारत है और भारत रहेगा, और जो स्टेट उसके साथ थे वो हैं और वो रहेंगे. Getting? So that's why we said, that is BR Ambedkar said, India is a union of states, not federation. Getting? In contrast to that, some of the people argued कि अगर भारत को फेडरेशन बना देते, मींस भारत को अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं बना के फेडरेशन बना देते तो क्या होता? अगर फेडरेशन बनाने का मतलब ये होता है कि जितने के जितने स्टेट्स होते हैं वो सेसीड कर सकते थे जब उनका मन करता. सेसीड का मतलब होता है कि वो जब चाहे भारत से इंडिपेंडेंट होके खुद का एक देश घोषित कर सकते थे.
एट दैट पॉइंट भारत की अगर कंडीशन देखते, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और जब हमारे यहाँ पार्टीशन हो रहा था 1947, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कंडीशन क्या थी। अगर उस समय हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और हमारे यहाँ के जो पैट्रोनिस्ट थे, अगर वो नहीं होते तो हमारे भारत देश का जो नक्शा होता आज छन्नी के जैसे दिखता, बिकॉज आंध्र प्रदेश नहीं चाहता था दैट पर्टिकुलर कंट्री शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। वो चाह रहे थे कि वो भी पाकिस्तान 3, जैसे बांग्लादेश को रख दिया था पाकिस्तान 2, पाकिस्तान को रख दिया था पाकिस्तान 1, वैसे ही पाकिस्तान 3 बन जाता। वैसे ही पंजाब वाली टेरिटरी, वैसे ही गुजरात के पास वाली टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी। तो आप सोचे कितने 20 से जो पोर्शन है, जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हमारे भोपाल का एरिया वो भी अलग हो जाता। तो ये सारी चीजें अगर अलग हो जाती तो भारत कैसे दिखता? पूरे नक्शे में बीच बीच में गड्ढे, लाइक छन्नी बनी हुई है। दैट्स व्हाई वी से इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गेटिंग व्हाट दिस लाइन मीन्स? फर्स्ट आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। देन what does the second statement said? The state and territories thereof shall be specified in the first schedule. आ गया हमारे पास वर्ड, what is the meaning of first schedule? अब भाई जो भारत के स्टेट्स हैं और भारत की जो टेरिटरीज हैं, वो सारी स्टेट्स और सारी टेरिटरीज, दैट इज यूनियन टेरिटरी एज वेल एज स्टेट्स, आर मेंशन देयर इन शेड्यूल 1 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये शेड्यूल 1 लेकर क्यों आए? देखें, इसको लाने का सबसे मेन कारण ये था कि अगर हम शेड्यूल नहीं रखते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 28 स्टेट एट प्रेजेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज, वो सारी की सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर लिखी होती। अगर इस आर्टिकल के अंदर लिखी होती तो आप सोचें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस तरीके की चीजें और भी, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसको एक एक करके हम समझेंगे क्या है उनमें, कैसे क्या दिया हुआ है। पहली शेड्यूल में क्या दिया है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये अगर हम इसी आर्टिकल के नीचे लिखते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता और बहुत ज्यादा हेफाजत हो जाता, इधर उधर फैला हुआ। गेटिंग? फॉर दैट वी हैव मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहली शेड्यूल में क्या लिखी हुई है? स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर इन आवर कंट्री। थर्ड आर्टिकल, मतलब फर्स्ट का ही थर्ड पॉइंट देखते हैं। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, भारत की टेरिटरीज क्या क्या होंगी? पहली स्टेट्स होंगे, दूसरा यूनियन टेरिटरीज होंगी, दैट इज द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में जो स्टेट्स दिए हैं, पहले शेड्यूल्स में ही जो यूनियन टेरिटरीज दिए हैं। लास्ट, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। नाउ व्हाट डज दिस लाइन मीन? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? तो फॉर दैट हम एक एग्जांपल देखते हैं, फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। आपको पता है भारत को स्वतंत्रता कब मिल गई थी? व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारे देश का एक पोर्शन जो था पौंडीचेरी, जो कि आज़ाद नहीं हुआ था, जो कि किसके कब्जे में था? फ्रेंच के कब्जे में था। फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर आता था ये पर्टिकुलर टेरिटरी। इस टेरिटरी को 1954 तक ये किसके अंडर में थी? फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया? एग्रीमेंट किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ। कब? 1954 में। और क्या कहा कि हम फ्रेंच को क्या कर रहे हैं? हम पौंडीचेरी को इंडिया में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। मतलब वी वांट दैट इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। ये क्यों कहा गया? क्योंकि पौंडीचेरी के जो लोग थे, पौंडीचेरी में जो सिटीजन रहते थे, दे वांटेड दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट फ्रेंच। क्योंकि हम चाहते हैं पार्ट कहां का बनना? इंडिया का, ना कि अब फ्रेंच सेटलमेंट यहां पर है, फ्रेंच यहां से जाए और हम लोग को पार्ट बना दो किसका? इंडिया का। तो जब फ्रेंच गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, दैट पर्टिकुलर टाइम हमारा देश एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन अभी तक फ्रेंच पार्लियामेंट से क्या नहीं आया? रेटिफिकेशन नहीं आया दैट यस हमने भी इसकी मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट सब जगह की मेन होती है ना, इफ देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन फ्रेंच आल्सो देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब तक वहां की पार्लियामेंट नहीं बोलती कि हाँ हमने ये टेरिटरी आपको दे दी है, तब तक वो टेरिटरी हमारी नहीं होती। टिल दैट टाइम, तब से 1954 से कब तक? 1962 तक जो पौंडीचेरी था, इट वॉज एन एक्वायर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया because it was not ratified by the French parliament, but in 1962 it was finally ratified by the parliament of the French. That's why it became the union territory of India. Means 1962 में फाइनली क्या बना? इंडिया की यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई पौंडीचेरी को। एट प्रेजेंट पौंडीचेरी को पुदुचेरी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। देन 1963 में एक बड़ा क्लॉज आया और फाइनली हमने क्या किया? भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बना पौंडीचेरी, जिसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? फर्स्ट, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2। नाउ आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट टेल्स? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कैसे हम नए स्टेट को बनाते हैं या अंदर करते हैं अपनी कंट्री के। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है? इसके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं सिक्किम का। सिक्किम में एंशिएंट टाइम में सिक्किम में क्या चलता था? देयर वाज अ मोनार्क सिस्टम। वहां पे मोनार्क था, हेरिडिटरी मोनार्क था, जिनको हम बोलते थे चोग्याल्स। चोग्याल्स का वहां शासन चल रहा था, लेकिन चोग्याल्स के अंडर रीन में जो वहां की पॉपुलेशन थी सिक्किम की, दे वर नॉट फुल्ली हैप्पी और वो चाहते थे वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी डोंट वांट योर टेरिटरी। अब हमें आपके अंडर में नहीं काम रहना है, हमें रहना है भारत में, मतलब वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। देन सिक्किम की जो गवर्नमेंट है, चोग्याल और भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्यों? चोग्याल का जो देश है, स्टेट है सिक्किम, वो बहुत छोटा है। अब सिक्किम पे कोई भी हमला कर सकता है और उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर सकता है, बट इंडिया से उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि हम आपके प्रोटेक्टोरेट बन जाए। मतलब क्या बन गए? प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट फॉर्मली एग्रीज बाय ट्रीटी टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप विद अनदर स्ट्रॉन्गर स्टेट। अनदर स्ट्रॉन्गर स्टेट मतलब इंडिया, कॉल्ड एज प्रोटेक्टर, मतलब वी विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टर। और ये क्या होगा? प्रोटेक्टोरेट होगा। कौन? सिक्किम। मतलब सिक्किम को मिलिट्री सपोर्ट कौन देगा? इंडिया देगा। दैट इज विच एग्रीज टू प्रोटेक्ट इट डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली। मतलब अगर उनके देश पे कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो उनको बचाएगा कौन? हम बचाएंगे, बिकॉज वी आर द प्रोटेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी का मतलब है कोई दूसरा देश अगर उन पे हमला करता है तो दैट पर्टिकुलर टाइम ये गारंटी होती है इंडिया की कि इंडिया उसको बचाएगा। ये एग्रीमेंट किसने किया? चोग्याल ने किया भारत सरकार के साथ। लेकिन 1973 स्प्रिंग 1973 में क्या हुआ? वहां की जो पॉपुलेशन थी, वहां के जो सिटीजन्स थे, उन लोगों ने क्या करने स्टार्ट किए? प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट चोग्याल्स के भाई नाउ वी वांट टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब हमको क्या चाहिए? पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट बनना है। चोग्याल यहां से अलग, मतलब पूरे पावर सिक्किम के किसके होंगे? उनके होंगे, उनके मतलब इंडिया के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडियन गवर्नमेंट बनती है, इंडियन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे उस इंस्टीट्यूशन में हमारा भी अधिकार हो, मतलब हमारे यहां से भी लोग वहां पर जाएं और वहां पर जाके बैठे। गेटिंग? वहां पर जाके कब बैठेंगे? जब सिक्किम जो है एक पार्ट बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा या यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, किसका? भारत का। देन फाइनली वहां सिक्किम गवर्नमेंट, जो सिक्किम गवर्नमेंट का मतलब है वहां का चोग्याल जो डायनेस्टी चल रही थी, उनके और जो उनके अगेंस्ट में लोग थे, उनके अगेंस्ट में कौन से लोग थे? उनके अगेंस्ट में जो लोग थे उनका नाम था, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी जिसका नाम था प्रो इंडिया सिक्किम कांग्रेस। इन पॉलिटिकल इनके बीच में बातें हुई और बात फाइनली इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम सिक्किम में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके लिए जरूरी है यहाँ पे इलेक्शन होना। देन फाइनली वो एग्री हुए इलेक्शन के लिए और वहां पे इलेक्शन में जीती कौन? प्रो इंडिया सिक्किम कांग्रेस जीती। प्रो इंडिया सिक्किम कांग्रेस जब जीती तो 1974 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था, 1973 में ही उन्होंने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974, अंडर विच उन्होंने क्या कह दिया? चोग्याल को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड घोषित कर दिया। उसके अलावा पूरे के पूरे पावर्स जो थे, जो मेन 3 पावर होते हैं, दैट इज डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों के तीनों पावर किसको दे दिए? इंडिया को दे दिए। मींस इंडिया ने 35th अमेंडमेंट किया और अंडर 35th अमेंडमेंट क्या बोल दिया? इंडिया, सिक्किम इज नाउ अ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन बात यहां पे क्या आती है? हमारे आर्टिकल 1 क्लॉज 3 का थर्ड वाला जो क्लॉज था उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन आता है? इंडिया की टेरिटरी में आते हैं स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड स्टेट और एक्वायर्ड टेरिटरी। एसोसिएट वर्ड कहीं पर भी नहीं दिया, तो अब क्या किया जाए? फिर वहां की जो पॉपुलेशन थी, फाइनली उन लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमें तो इंडिया का पूरा ही पूरा इंटीग्रल पार्ट बनना है। देन एट द एंड हमारे यहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम ने एक इनोवेशन स्कीम लेके आई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, और फाइनली क्या कहा गया? देन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल इज हियर बाय एबॉलिश्ड and Sikkim shall henceforth be a constituent unit of India. इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होगा, enjoying a democratic and fully responsible government। मतलब क्या बोल रहा है? वहां की जो भी गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इंडिया होगा, वो भी डेमोक्रेटिक होगी। और वहां से चोग्याल सिस्टम जो था, चोग्याल रीन था, चोग्याल डायनेस्टी था, वो अब एबॉलिश हो जाएगी। नाउ देयर विल बी नो मोनार्क सिस्टम, दैट कंट्री इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक, दैट कंट्री विल ऑल्सो इंडिपेंडेंट। एंड फाइनली 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया और सिक्किम को एक नया स्टेट का दर्जा दे दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? थर्ड आर्टिकल के बारे में हम चलते हैं।
थर्ड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पार्लियामेंट may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states of parts of states or by uniting any territory to a part of state. Getting? Second, increase the area of any state, मतलब क्या कर सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू, increase the area of any state, diminish or decrease the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state। हमने देखा ना, मैंने अभी आपको इस आर्टिकल के पहले बताया पौंडीचेरी पहले नाम था, नाउ इट इज पुदुचेरी। तो वैसे ही alter the name of any state हम आर्टिकल 3 के थ्रू ही करते हैं। फाइन, इसका मतलब क्या है, हम कोई भी स्टेट बना सकते हैं। हम मतलब द पार्लियामेंट कैन मेक एनी स्टेट, दो स्टेट को जोड़ सकती है, एक स्टेट को दो पार्ट कर सकती है, किन्हीं एक स्टेट में कोई बाउंड्री को या किसी एरिया को जोड़ सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, मींस ऑल्टर कर सकते हैं। वी कैन आल्सो ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट बाय द पार्लियामेंट। याद रखना किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द पार्लियामेंट। यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, लेट्स से यूपी एक बड़ा स्टेट है, उसके दो टुकड़े करने हैं, दो पार्ट करने हैं। लेट्स से पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब यूपी एक होगा उससे अलग हो रहा है, एक पार्ट ए अलग हो रहा है। इसके लिए एक बिल पास होगा। बिल कौन पास करेगा, तो बिल पास करेगा कैबिनेट। कौन सी कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट मतलब सेंट्रल कैबिनेट पास करेगी एक बिल। ये जो बिल यूनियन कैबिनेट पास करेगी ये कहां पर जाएगा, पहले प्रपोजल के लिए ये जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब का अगर मन करेगा कि हाँ भैया ऐसा करना चाहिए, then only the president will going to pass this bill to the UP, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर में वो इस बिल को भेजेगा। क्यों भेजेगा भाई, अगर एक स्टेट के दो टुकड़े होंगे तो इसमें इंपैक्ट किसको पड़ेगा, मतलब असर किसको होगा इसका, यूपी को होगा। मतलब इसमें प्रॉब्लम होगी या खुशी होगी, बाइफर्गेशन करना है तो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, वो कौन है, यूपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, वो चाहता है तो यूपी से बोलेंगे, यूपी लेजिस्लेचर से बोला जाएगा कि भाई आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने जितना भी अलॉटेड आपको टाइम दिया जा रहा है, इतने पर्टिकुलर टाइम में आप हमें बताओ दैट यू वांट टू बाइफर्गेट योर स्टेट और रिमेन यूनाइटेड। आपको एक ही स्टेट रहना है या अलग कर सकते हो। गेटिंग, आपके स्टेट की कैसी कंडीशन भेजें। अब यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको भेजेगी प्रेसिडेंट को, फिर से क्या करके, मना करके भेज दिया। लेट्स से हाँ करके भेज दिया, तो हाँ करके भेज दिया तो कुछ नहीं, प्रेसिडेंट जो है आगे प्रोसेस करेगा। अगर ना करके भेजा, प्रेसिडेंट के पास इन्होंने भेजा कि नहीं भैया वी वांट टू बी यूनाइटेड, यहां बोल रहे थे हाँ, आप बोल रहे हैं ना, देन ऑल्सो इट्स द विल ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के मन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। मतलब हमने सिर्फ आपसे मन रखने के लिए पूछा था कि आप बताएं आपको अलग होना है नहीं होना है। फाइनली ये विल किसका होगा, विल मतलब ये किसका दिमाग होगा, कौन चाहता है, प्रेसिडेंट चाहता है होना है या नहीं होना है, ये सिर्फ ये बताएंगे। अगर इनने मना किया है तो भी, अगर इनने हाँ किया है तो भी, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली ये बिल कहां पे पास करेगा, इन ईदर ऑफ द हाउस। अब बात होती है कि वो लोकसभा में पास करेगा या राज्यसभा में पास करेगा। मतलब जो प्रेसिडेंट के पास बिल है वो पहले कहां भेजेगा, तो कहां भेजेगा, हमेशा याद रखो, ही कैन सेंड दैट बिल, ही और शी कैन सेंड दैट बिल टू एनी ऑफ द हाउस। मतलब पार्लियामेंट के दो हाउस है, उन दो हाउस में से किसी भी हाउस में वो बिल भेज सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। वो लोकसभा से पास होगा विद सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास हुआ सिंपल मेजोरिटी, वहां से जाएगा प्रेसिडेंट। मींस लेट्स से उन्होंने पहले भेज दिया लोकसभा में, लोकसभा ने वो बिल पास किया और कहां भेज दिया, राज्यसभा में। कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से। फाइनली जब यहां से भी पास हो गया तो वो आएगा कहां पे, प्रेसिडेंट के पास पे, फाइनल सिग्नेचर के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब उसमें सिग्नेचर करेंगे, इट विल बिकम एन एक्ट, इट विल बिकम ए नॉर्म, और फाइनली यूपी के दो टुकड़े हो जाएंगे। गेटिंग, ऐसा ही सेम चीज कहां पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जब हमारे यहाँ यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमने क्या किया था, मतलब उस समय जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, बिल भेजा था कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना नहीं चाहती थी कि वो आंध्र प्रदेश का पार्ट रहे और तेलंगाना नहीं स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। जब ये बात बहुत ज्यादा मुद्दा हुआ, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो केंद्र के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, प्रेसिडेंट साहब ने क्या भेजा, एक बिल बनाया, कैबिनेट ने बिल बनाया और वो बिल प्रेसिडेंट ने कहां भेजा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास भेजा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या चाहती है, राय दे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कि हमारे देश का या हमारे स्टेट का बाइफर्गेशन हो, वी वांट अ यूनाइटेड स्टेट। मतलब हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो यूनाइटेड है, अभी जैसा है वैसा ही रहे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने उनकी बात नहीं मानी एंड फाइनली वो बिल कहां पे पेश कर दिया, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया। फाइनली उसमें अप्रूवल हो गया एंड दैट आंध्र प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेट्स, वन इज आंध्र प्रदेश, सेकंड इज तेलंगाना।
Then finally bifurcation of AP का मतलब है आंध्र प्रदेश had done, and हैदराबाद को तुरंत at that instant itself कैपिटल होना जरूरी है। तो हैदराबाद को ये कॉमन कैपिटल बना दी किस चीज की, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की। कब तक के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए, उसके अंदर आप अपनी कैपिटल बना लो। गेटिंग बेटा। नाउ लास्ट आर्टिकल 4, लास्ट का मतलब है आज के लिए लास्ट है ये, आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, कोई भी लॉ बनाया गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल आर सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू अमेंडमेंट इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। नाउ व्हाट इज देयर इन शेड्यूल 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। लोकसभा के लिए क्या है, लोकसभा के लिए तो हमें पता है कि भाई इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के लिए इलेक्शन नहीं होते, तो राज्यसभा के लिए पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व होती हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए देयर इज 29 सीट्स, 11 सीट्स आर देयर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में 11 सीट्स होती हैं मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कितनी होती हैं, 31 सीट्स होती हैं। समझ गया। जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीट्स होती हैं। वैसे ही हम बात करते हैं जब भी कभी नए स्टेट्स बनेंगे या स्टेट का डिवीजन होगा, स्टेट का फॉर्मेशन होगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। अब इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी कभी अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में थ्रू शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 4 में थ्रू आर्टिकल 4, यहां पर सिंपल मेजॉरिटी से चीजें पास होंगी। ठीक है, हमको पता है जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है, देयर इज अ सेपरेट आर्टिकल फॉर दैट इज आर्टिकल 368 फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 368 आर्टिकल होता है, लेकिन 368 के थ्रू अगर आप अमेंडमेंट करते हैं, इन दैट केस यू शुड हैव एन स्पेशल मेजॉरिटी। मैंने आपको मेजॉरिटी वाले वीडियो में बताया था कि 368 के थ्रू अगर कोई अमेंडमेंट होता है, इन दैट केस व्हाट वी नीड, वी वांट स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी हम आर्टिकल 4 के तहत अगर हम क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, कब, जब आर्टिकल 2 और 3 के लिए कोई लॉ बनाए गए हैं, एट दैट टाइम सिंपल मेजॉरिटी से क्या होंगे, अमेंडमेंट किए जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, और या तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सेकेंड लेक्चर जो मेरा होगा वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा। थैंक यू।